के शो में आर्मी चीफ और ताजरों में माशी बहाली के लिए अहम मुशावरत, IMF और कैपेसिटी चार्जेस, हुकूमत बिजली के भारी बिलों के सामने बेबस। कराची के लिए बिजली 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। मुल्क में चीनी कीमत 200 रुपए किलो से तजावुज कर गई। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, जो बिजली कीमतों में इजाफा हो या फिर घरेलू अशिया या शय खुर्दोनोश चीनी जैसे और दीगर चीज़ों के अंदर रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो आती है कीमतों में इजाफा हो, इसका एक इम्पैक्ट तो जहाँ मटीरियल तौर के ऊपर, यानी अगर हमारी इनकम्स स्टैगनेंट हैं या रुकी हुई हैं या ग्रोथ नहीं हो रही इनकम में सालों से और उस दौरान अखराजात बढ़ रहे हों, तो मटीरियल इम्पैक्ट तो उसका आ रहा है, लेकिन साथ साथ एक फ्रस्ट्रेशन जो कि रियासत के ऊपर इस वक्त आवाम में नजर आती है, उसमें भी इजाफा हो रहा है। वो फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि आवाम को ऐसा लगता है कि रियासत कुछ भी नहीं कर रही है, वो वही रेंट सीकिंग सेक्टर्स को, वो वही जो मरात याफ्ता तबका या जैसे अशराफिया या आसान या एक आम आदमी की जबान में जिसको बदमाशिया कहते हैं, वो उसको मरात फराहम करने पर मुसलसल लगी हुई है और एक आम आदमी इस पूरे अरसे के दौरान पिसता चला जा रहा है। एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक हाउस होल्ड सर्वे जो साल 2018-19 में हुआ, उस सर्वे के मुताबिक जब उस वक्त 20 किलोवाट पर किलोवाट अगर बिजली का फी यूनिट पड़ता था एक आम आदमी को, तो तकरीबन 15 से 20% उसकी आमदनी का माहाना खर्चा वो बिजली के बिलों में यानी पंखा और लाइट इस्तेमाल करने पे जाता था, और ये खाने और ट्रांसपोर्ट के बाद तीसरे नंबर पर आता था ये खर्चा। अब जो कि एवरेज रेट है मिनिमम तकरीबन 50 रुपए अगर पर यूनिट चला गया है, तो इस सूरत हाल में ये खर्चा बढ़कर तकरीबन 50% तक एक आम आदमी की आमदनी का हो गया है। लिहाजा अब खाने, ट्रांसपोर्ट और उसके बाद बिजली कीमत जो तीसरे नंबर पर थी वो बढ़कर उसका हजम भी खाने पीने के बराबर ही तकरीबन या उससे भी ज़्यादा तजावुज कर चुका है। अब ऐसी सूरत हाल में हल क्या है? हर कोई सर जोड़कर बैठता है, कहीं एहतजाज, कहीं फ्रस्ट्रेशन रियासत के खिलाफ नजर आती है। ऐसी सूरत हाल में हमें यह भी खबर आई कि चेंबर ऑफ कॉमर्स, मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स और जो ताजिर बरादरी है उनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के हवाले से लाहौर चेंबर की तरफ से जो पहले बयानिया या बयान सामने आया हमारे, वो हम आपके सामने रख देते। मुलाकात हुई है, ओवरऑल FPCCI का इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्या मुलाकात में हुआ, इस पर बात भी करेंगे। जो लाहौर चेंबर के सदर हैं काशिफ अनवर साहब, उनके हवाले से ये खबर जो लाहौर चेंबर से आई कि जो कारोबारी बरादरी के हमरा कोर कमांडर हेडक्वार्टर लाहौर में उनकी जनरल आसिम मुनीर से ताजिर बरादरी की मुलाकात हुई। मुल्क की इक़्तिसादी राहदारी पर अहम बातचीत हुई। माशी बहाली के लिए टास्क फोर्सेस कायम होंगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत और दीगर ममालिक से ये जो SIFC प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए तकरीबन $100 बिलियन की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट किया जाएगा। इक़्तिसादी मामलात और मुख्तलिफ शोबों पर तवज्जो मरकूज करने वाली टास्क फोर्स की तश्कील कहा गया कि की जाएगी, और ऐसी टास्क फोर्स के एजेंडे में बिजनेस कम्युनिटी के नुक्ता नज़र को शामिल करने के लिए चेंबर्स के साथ फाल शमूलियत की सिफारिश की गई। मनी एक्सचेंजेस को टैक्स नेट में लाया जाएगा और डॉलर के तबादले और इंटर बैंक रेट्स में शफाफियत को फ़रोग़ दिया जाएगा, और इंटर बैंक और ओपन मार्केट में जो अमरीकी डॉलर की कीमतों पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने पर जोर दिया गया। और वफ़द ने तजावीज़ दी कि भारी बिजली के बिलों समेत अवामी कारोबारी मसाइल हल किए जाएँ और सियासी जमातें इंतखाबात से कबल चार्टर ऑफ इकॉनमी पर दस्तखत करें, और बिजली के बिलों पर इनकम और सेल्स जैसी शरह में कमी की तजवीज़ भी ताजिर बरादरी ने दी, और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के लिए एक अमली नुक्ता नज़र मुतारिफ कराया जाए। इरफान इकबाल शेख साहब जो कि सदर हैं FPCCI के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, आप मुलाकात में थे, शहर कराची में भी एक मुलाकात हुई है, फिर एक लाहौर में मुलाकात हुई है, आप दोनों मुलाकातों में थे, और मुझे बताएं कुछ मुलाकात का अहवाल और कितनी सीरियसनेस है इस वक्त जो गमगीर माशी मसाइल है उनको लेकर जो पाकिस्तान की आला फौजी क़यादत है उसमें। इरफान साहब। जी, एक्चुअली मैं पहले कराची में भी मैंने अटेंड की मीटिंग, और फिर मैं अगले दिन उसी रात वापस आया लाहौर, तो लाहौर में भी मीटिंग मैंने अटेंड की। एक चीज मैं बहरहाल कहूंगा कि जनरल साहब ने बड़ी ही जज्बे के साथ और बड़े जोश के साथ उन्होंने स्पीच दी, और लोगों को मैं समझता हूँ कि काफी बिजनेस कम्युनिटी को एक इत्मीनान हुआ है कि कम से कम कोई बंदा जो है ना इस चीज को सही तरीके से देख रहा है। और जिस तरह से उन्होंने पेश किया, मैं उस पर समझता हूँ कि हम सब चैम्बर्स को, खासतौर पर फेडरेशन जो है
क्योंकि चैम्बर हमारे साथ सारे हमारे नीचे आते हैं, हम सबको फौरी तौर पे जनरल साहब के साथ पूरी तरह से इसमें शामिल होना है, उन्हें पाकिस्तान को ठीक करना है। क्योंकि जो अनसर्टेनिटी कंडीशन आपके मुताबिक पता है आपको कि पिछले 1.5 साल से है, उस अनसर्टेनिटी ने किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने नहीं दिया जा रहा, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बन रही, कोई डायरेक्शन में नहीं थे हम। तो मैं समझता हूँ ये पहली किरण जो उम्मीद की नजर आई है मुझे कि जनरल साहब की स्पीच के बाद ये बहुत जबरदस्त हुई है। और जो उन्होंने बात कही है उसमें जो सबसे बड़ा बात उन्होंने की कि हम 25 बिलियन की बात करते हैं मोहम्मद बिन सलमान से सऊदी अरब के साथ तो इस इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं यहाँ पे। नंबर 2 उन्होंने कहा जी इसी टर्म्स के ऊपर हमारे पास मोहम्मद बिन जैद जो है, जो कि यूएई के अपना हुक्मरान है, उन्होंने भी हमसे वादा किया कि जी वही इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसी तरह से वो कहते हैं कतर भी 25 और कुवैत के साथ भी बात हो रही है, तो हम इंशाल्लाह 100 बिलियन का एक लेके आएंगे। अगर मैं समझता हूँ अगर इसमें कामयाब हो गए जनरल साहब जिस तरह से पाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल चेंज होगा, पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। और इनकी इस बात पे हमें हौसला भी हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और यहाँ पे जो लोग माइग्रेशन जो है ना बड़ी स्पीड के साथ हो रही थी कि लोग पाकिस्तान से माइग्रेट कर रहे थे, वो भी इंशाल्लाह उसमें कमी आएगी। और इरफान साहब ये बताइएगा कि ये तो आपने कहा कि उम्मीद अफजा थी मुलाकात और आपको मुस्तकबिल के हवाले से कुछ इस्तेहकाम या फिर कुछ बेहतरी की उम्मीद नजर आई। फौरी तौर पर रिलीफ के हवाले से जो आप लोगों के कंसर्न है बिजली के बिलों का, इस पर कोई बात हुई और कोई हिकमत अमली जो वफाकी हुकूमत जेर गौर है या IMF के साथ मिलकर कुछ इजाजत के बाद जेर गौर है, तो इस पर कोई आपकी बात हुई, आप लोगों के वफ्द की बात हुई, कुछ कहा गया वहां से, क्या बात हुई इस बारे में? जी बिल्कुल बात हुई, क्योंकि आपको पता है ये बर्निंग इशू है और आप जो लोगों के जज्बात है, जो लोगों ने इसके खिलाफ एजिटेशन की है, हम उसको समझते भी हैं और लोगों के जज्बात को भी समझते हैं। क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो गई कि लोगों की कैपेसिटी से बाहर हो गई है और बिजली के बिल वो नहीं दे सकते। जो 30,000 32,000 वाला मुलाजिम है, अब जब देखें उसका बिल 12 से 15,000 का आएगा तो अपने घर में क्या खाएगा, बच्चों को क्या पढ़ाएगा, ये किस तरह से लेके चलेगा, एक समझ से बाहर बात है। और यही जो जज्बात थे हमारे, वहां पे भी हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम IPPs को भी देख रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ जो IPPs के एग्रीमेंट हुए उसकी वजह से आज हमें ये खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और फिर उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो IPPs की जो कंजम्पशन है, सपोज आप एक फैक्ट्री लगाते हैं तो आप मुझे बताएं उसका 100% रिजल्ट आता है, कभी भी नहीं आता। यहाँ 80 से 90% के करीब जो है ना उसकी प्रोडक्शन आती है। तो ये कौन सी बिजली पैदा करे जिसपे 100% उनको दे रहे हैं और कंजम्पशन जो ना हमारे हिसाब से 60 से 70% है, बाकी ये 30-40% कहाँ पे जा रहा है। इसकी फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए और इसके ऊपर जनरल साहब ने कहा जी कि हम इंशाल्लाह ये करेंगे। ये मेरा सबसे पहला मुतालबा था। दूसरी बात हमने ये कही कि जी इस रेट में जो आपका इंटरेस्ट रेट है, इस रेट में हमें किसी जब तक आप अपने इस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे। जब आप कंपैरिजन करते हैं तो चाइना 2.83 पे है, बांग्लादेश 6 पे है, इंडिया 6.5 पे है, हम 22% कर्बर में कैसे कम्पीट करेंगे। और 3% भी बैंक ने लेना के बच्चन ने, तो कोई इंडस्ट्री लगेगी। फिर हमने उनको सूरत भी बताई कि इस वक्त तकरीबन 40% के करीब आपकी इंडस्ट्री बंद होने के करीब हो चुकी है। तो अगर हमने फौरी तौर पे इसको ना किया तो हमारी एक्सपोर्ट की जो टारगेट है हम किसी सूरत भी इसको पूरा नहीं कर सकते। इसमें जो सबसे खुशहाल बात ये हुई है कि हमारी इस बार कपास जो कॉटन है वो इंशाल्लाह को 11 मिलियन बेल जो है ना वो उसको क्रॉस करेगी और ये पिछले साल के मुकाबले में बहुत बेहतर है। पिछले साल हम तकरीबन 6 और 7 के दरमियान थे। तो ये इसको जो हमारा तकरीबन 4 बिलियन के करीब जो हमारा खर्चा होना था या 4 या 5 बिलियन के करीब वो हमारा कम होगा। और इसी तरह से हमने कहा जी बाकी भी जो हमारी है, और खास तौर पर उन्होंने कहा जी कि हम एग्रीकल्चर, IT और आपका जो है क्या नाम है मिनरल्स एंड माइनिंग और इसको हम फोकस कर रहे हैं। और जो SIFC है ये बेसिकली इसको कोई भी अदालत चैलेंज नहीं कर सकेगी, इसको नहीं कर सकेगी। हम खास तौर पर उनको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें अच्छे बंदे लाने पड़ेंगे, अच्छे बंदे वहां पे अपॉइंट करने पड़ेंगे ताकि कोई किसी किस्म की गड़बड़ न और पाकिस्तान में राइट जॉब। ठीक है इरफान साहब, तो मजमूई तौर पर एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म हवाले से एक आते हैं कि एक पूरा प्लान उन्होंने उस पर बात की। एक ब्रेक के बाद हम आते हैं और उस पर मजीद गुफ्तगू भी करते हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की गुफ्तगू भी हुई है इधर इस मुलाकात में, इसमें क्या इस बारे में बात हुई है, इलेक्शंस के बारे में ये भी जानेंगे। और
जो यहाँ पर ताजिर एक्शन कमेटी है कराची में, उनका एहतजाजी लाएमल था। हम हल की तरफ जाएंगे आज, माहिर मईशत भी साथ होंगे आफ्टर दिस ब्रेक, और इरफान इकबाल साहब से पूछेंगे कि सोल्यूशन यहाँ से क्या है। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में बिजली की कीमतों में इजाफा और साथ साथ जो पहला सेगमेंट हमने स्पेसिफिकली आर्मी चीफ की ताजिर बरादरी से जो मुलाकात हुई है पूरे पाकिस्तान में, इस पर गुफ्तगू हो रही है। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख साहब साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शर्जील गोपलानी साहब जो कराची ताजिर एक्शन कमेटी के सरबराह हैं, कराची स्टूडेंट मौजूद हैं, और खुर्रम शहजाद साहब माहिर मईशत भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब, कंसर्न तो हैं बिजली की कीमतों को लेकर। ताजिर बरादरी से मुलाकात भी हुई, अब FPCCI, लाहौर चैम्बर्स और मुख्तलिफ चैम्बर्स ने मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी, जिसमें IPPs का ऑडिट है। इरफान इकबाल साहब ने तफसीलन बताया कि वो जो तजावीज़ उनकी तरफ से पेश की गई। आपको लगता है कि इन द शॉर्ट टर्म, यानी इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो प्लान्स हैं, SIFC का जिक्र भी हुआ है, $100 बिलियन अट्रैक्ट करने की बात भी हुई है, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट रन हम क्या कर सकते हैं? 13,000 रुपये, 60,000 के बिल पे रिलीफ, ये मुमकिन है? ये सारी चीज़ें IMF अप्रूव करेगा? खुर्रम शहजाद जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शहबान मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या IMF अप्रूव करेगा कोई भी हम रिलीफ देने जाते हैं या किसी तरह का चेंज करते हैं प्राइसिंग फॉर्मूला में। तो ये बड़ा एक टफ जो है वो क्वेश्चन है और एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। बट मुझे लगता है कि क्योंकि IMF, अगर आप देखें तो IMF ने आपको ट्रांजिशन फेज में एक लोन दिया है और उसके कुछ टारगेट्स हैं डेफिनेटली। तो अगर IMF थोड़ा फ्लेक्सिबल ना होता तो शायद वो ये लोन आपको ना देता, या फिर वो ये कहता, जो कि हिस्टोरिकली होता आया है कि जब कोई मैंडेटेड गवर्नमेंट होगी, केयर टेकर के अलावा मैंडेटेड गवर्नमेंट होगी, उसके साथ हम बात करेंगे, क्योंकि वो फिर जो कंडीशंस होती हैं या जो टारगेट्स होते हैं उसको सीरियसली लेती है, और वो एक्चुअली एम्पावर्ड भी होती है रिलेटिवली केयर टेकर गवर्नमेंट के मुकाबले में। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये हो तो सकता है कि आप पहले उनको ऑनबोर्ड करें, और ये क्रेडिबिलिटी या ये ट्रस्ट हमें क्रिएट करना होगा पहले कि आप उनको ऑनबोर्ड करें और उनसे बात करें कि देखें कुछ चीजें फ्लूइड होती हैं, इवॉल्विंग होती हैं, साथ साथ चेंज होती हैं। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स जो हैं वो बिलों में की गई हैं, जिसमें प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, टैक्सेस बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, जो कर्जों का पोर्शन है जिसने बिल्स दे दिए हैं उस पर भी अगर आप कहीं कोई और लॉस कर रहा है, कहीं से आप रिकवरी नहीं कर पा रहे, कहीं चोरी हो रही है, उसका भी बिल आप उस पर डाल रहे हैं जो बिल दे रहा है। वो वही वाली बात है सफान के, ऑनेस्ट टैक्स पे टैक्स दे रहा है, आप उसी पे टैक्स करते जा रहे हैं क्योंकि आप दूसरे जगहों से टैक्स ले नहीं पाते। तो प्रॉब्लम जो है इस वक्त गवर्नेंस का है, इकोनॉमिक इशू नहीं है, गवर्नेंस का इशू है। गवर्नेंस एनर्जी की हो, गवर्नेंस आपकी फिस्कल की हो, गवर्नेंस आपकी जो है वो किसी भी एरिया की हो, खासकर फिस्कल की हो। तो मुझे लगता है ये पॉसिबल तो है, बट बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि एक ये केयरटेकर गवर्नमेंट है, इनका एक लिमिटेड रोल है, लिमिटेड जो है इनका मैंडेट है। दो, आप IMF के साथ बात करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत रिलीफ ये मिल सकता है कि आप जो है ना बिलों को थोड़ा सा आगे कर दें, एडजस्टमेंट को थोड़ा सा आप जो है वो पुश फॉरवर्ड कर दें, टाइम डिफरेंस थोड़ा दे दें, ये हो सकता है। बट मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कोई चेंजेस आप एक्सपेक्ट करें केयरटेकर गवर्नमेंट से या IMF इस पे कोई आपको बहुत बड़ा रिलीफ देगा। तो ये तो ड्रास्टिक कोई चेंजेस नहीं होंगे। अच्छा खुर्रम साहब, ये बताएं कि अभी ताजिर एक्शन कमेटी भी साथ है हमारे, तो जो अभी स्ट्राइक हुई, हमने देखा पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है, फिर जुमे को भी हुई, फिर हफ्ते को भी हुई, जमात इस्लामी सियासी जमात ने भी की हफ्ते को, फिर आगे भी अब इस तरह की कॉल्स हैं कि शायद बंद किया जाए कारोबार। तो ये चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी, नुकसानदेह होंगी? क्योंकि ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन तो है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, लेकिन एज अ मोड ऑफ प्रोटेस्ट ये फीजिबल ऑप्शन है? बीइंग इकोनॉमिस्ट आप समझते हैं खुर्रम शाह साहब? देखिए, मेरी आपकी आवाज थोड़ी बीच में कट गई थी सर, लास्ट पॉइंट आप रिपीट करेंगे? नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बीइंग एन इकोनॉमिस्ट आपको लगता है कि अब जो फ्रस्ट्रेशन है लोगों की वो इसी तरह निकलनी चाहिए, स्ट्राइक्स या दुकानें बंद करके? क्या ये सूदमंद या फीजिबल तरीका है या नहीं है? खुर्रम शाह साहब आप क्या समझते हैं? नहीं, इससे देखिए नुकसानात बढ़ जाएंगे, इससे सिचुएशन मजीद खराब हो सकती है। क्योंकि देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, और ये हम सबको
है कि IMF की एग्रीमेंट पे सारी गवर्नमेंट्स ने जो है दस्तखत किए हैं। एक गवर्नमेंट जो बाहर रहती थी अपोजिशन में, वो IMF को बुरा भला कहती, जब गवर्नमेंट में आती है तो फिर वो IMF की तरफ उसको जाना पड़ता है। तो पॉलिटिकल नैरेटिव एक तरफ, ये इस अननेस से कोई फर्क, इससे कोई फायदा होगा नहीं। देखें, टाइमली जो है ना, गवर्नमेंट कोई मजबूर होकर आपको लेट्स से बहुत ज्यादा आधा कर देती है आपका बिल और सारा वो सब्सिडी में डालती है। इससे नुकसान क्या होंगे? इससे आपका IMF डीरेल होगा और आपको फिर दुनिया के इन्वेस्टर्स, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, दुनिया के ट्रेड आप करते हैं, ये सब आपकी साख खराब होगी और फिर इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा आगे जाते हुए। जब आपको डॉलर्स नहीं मिलेंगे, कर्जे नहीं मिलेंगे या इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो वो जो डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन होती है वो फिर से खड़ी हो जाएगी। और वो यकीन माने इस सिचुएशन से 100 टाइम्स बुरी है। आप श्रीलंका की तरफ देख रहे हैं क्या हाल हुआ है, किस तरह से उन्होंने कोप अप किया, क्या हालात हो गए थे वहाँ। तो अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन हो, लेकिन ये किया जा सकता है। जब मैं एक हल आपसे ये कह रहा हूँ कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उनकी जो भी टीम है, वो IMF को जो है हालात बताए कि देखिए ये प्रॉब्लम्स हैं और इसमें ये हल हम ये इस तरह से प्लान करते हैं कि टैक्सेस को अगर मैं एक तरफ से कम करता हूँ तो दूसरी तरफ से यहाँ पे टैक्स में ऐड करके यहाँ से टैक्स कलेक्ट करके आपको दूंगा जहाँ से टैक्सेस नहीं मिल रहे। मिसाल के तौर पे रिटेल एंड ट्रेड एंड होलसेल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये प्रॉपर्टी रियल एस्टेट है, प्रोफेशनल्स हैं, अंडर इन्वेस्टिंग बहुत होती है, स्मगलिंग बहुत होती है आपके यहाँ। डॉलर देखें, आधा जो है वो डिमांड सप्लाई से और आधा जो है वो नुकसान आपका स्मगलिंग और उसकी वजह से होता है, स्पेकुलेशन की वजह से। तो मसले हल करें ना। और फिर सबसे बड़ी बात तूफान ये है कि जो फिजिकल साइड है वो कंट्रोल किया जाए ना, खर्चों को कंट्रोल किया जाए। आपकी महंगाई भी खर्चों की वजह से होती है, आपके डॉलर भी ऊपर जाता है खर्चों की वजह से, आपके कर्जे भी ऊपर जाते हैं कर्जों फिजिकल जो है एक्सपेंडिचर्स की वजह से। गवर्नमेंट वो फिजिकल साइड कंट्रोल करे ना, करेगी तो IMF को ये कॉन्फिडेंस होगा तो फिर कि आप जो है वाकई सीरियस हैं, तो वो भी करेगा, आपको लीवर देगा। वो सीरियस देगा, आप बात करते हैं तो आप फिर घूम जाते हैं, अपने आप काम करते हैं। अच्छा शर्जील कुबलानी साहब, मैं आपकी तरफ भी इस बात को लेकर, क्योंकि अब आपका जो अगला लाएमल क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनेंशियल हब है, कैपिटल है कराची, एक स्ट्राइक हुई है अभी जुमे को, फिर हमने देखा हफ्ते को भी हुई थी, आगे क्या प्रोटेस्ट का आपका लाएमल है आप लोगों का? देखिए, बात यह है कि इस वक्त आप देखेंगे लोगों को बिजली का बिल की पेमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, महंगाई बढ़ चुकी है, लोग जो है खुदकुशियों पे आ चुके हैं। अब हमारे पास तो रह दे के क्या स्टेप रह जाता है, अब पुरअमन तरीके से एहतजाज ही करना है। हमने रैलियाँ भी निकाल ली, हमने जुलूस भी निकाल लिया, हमने सारी चीज़ें कर ली। अब रह गया या तो हम धरना दे धरना। कराची में फेडरल गवर्नमेंट की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ के हम जाके धरना दें और हमारी कोई बात सुनी जाए। तो अब उनका सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, रह देंगे कि हम स्ट्राइक पे जाएँ। और स्ट्राइक भी हमने करके देख ली कि उस स्ट्राइक से भी अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पांस पॉजिटिव नज़र आ नहीं रहा है। अब वो स्ट्राइक हो सकता है कि लंबी हो जाए। अब जो स्ट्राइक करने हम हुकूमत है, यहाँ गवर्नर हाउस वगैरह है, जमात इस्लामी तो कह रही है कि चारों गवर्नर हाउस वो तो सियासी जमात, हम तो सियासी लोग नहीं हैं। हम तो सीधी बात है, बिजनेसमैन है। और अगर कारोबार बंद होता है तो हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हमारा ही कारोबार सफ़र कर रहा होता है। लेकिन अब हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम हुकूमत को जो है बावर करवा सकें कि भाई हम परेशानी में। जबकि वज़ीर आज़म साहब से हमने मुलाकात भी की, हमने इनको अपनी ग्रीवेंसेस भी बता दी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई मामला हल नहीं हो रहा तो अब बेहतर ये है कि हम अपना कारोबार खुला रखें। इससे बेहतर हम अपना कारोबार बंद कर दें। कारोबार बंद करने से हमारा फिर भी लॉस कम है, क्योंकि अब जो डेली के जो हमारे अखराजात हैं वो तो हम नहीं निकाल पा रहे। अच्छा, तो अब आपका क्या ये सोच रहे हैं कि एक प्रोलॉन्ग स्ट्राइक हो जाए? मतलब वेडनेसडे को हम अपना इजलास कॉल कर रहे हैं, वेडनेसडे थर्सडे को, और प्रोलॉन्ग पे भी जा सकते हैं या हफ्ते में 2 दिन 3 दिन की स्ट्राइक की भी हम कॉल दे सकते हैं कि एवरी वीक हम स्ट्राइक करें अगर हम सब संभाल सकते हैं, या एक साथ ही हम जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए स्ट्राइक कॉल कर दें और उसके बाद हम घर बैठ जाते हैं। ठीक है, हुकूमत अगर चला सकती है कारोबार तो चला रहे, हम तो नहीं चला पा रहे। इस वक्त जो महंगाई का मामला है, जो बिजली के बिल्स हैं, हम तो बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इस वक्त हम बिजली के बिल कहाँ से ला के दें? हमारा बिजनेस वैसे ही तबाह बर्बाद हो चुका है। हुकूमत अल्टरनेट सोर्स की भी कोई बात नहीं कर रही। अल्टरनेट सोर्सेज बहुत हैं, अगर हुकूमत चाहती, अगर ये विल हो तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हुकूमत का सिर्फ जहन IPPs को ही सपोर्ट करना है, ये एनर्जीज कंपनी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ही सपोर्ट करना है। उन्होंने ही अगर जो बदमाशियाँ करनी है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने, पावर जनरेशन कंपनी ने, तो फिर हम कहाँ करें? तो मतलब आप एक हफ्ते की स्ट्राइक भी हो सकती है, एक हफ्ते भी हो सकती है, इससे भी लंबी हो सकती है। देखें, गैर महीना मुद्दत की स्ट्राइक भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। हम तो बिल्कुल अभी क्योंकि कल लोग बहुत ज़्यादा इश्तिहाल में थे और हमने कल बड़ी मुश्किल समझाया कि अभी आप 2 दिन ठहर जाए, 2 दिन हम थोड़ा सा कारोबार को देख के फिर इसके बाद अगली हम मीटिंग कॉल करके हम स्ट्राइक की कॉल देने जाएंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, जो बढ़ती हुई कीमतें हैं चीनी की और दीगर अशिया की, उस पर हमने अवाम में जाकर भी अवाम की राय भी ली है। ये फ्रस्ट्रेशन आप देख रहे हैं जो अवाम में है और बढ़ती जा रही है रोज बरोज। तो वॉक्स पॉप अगर हम सुना भी सके कि नाजरीन को कि अवाम क्या कह रहे हैं इस बारे में, लेट्स हियर दिस आल्सो कि अवाम क्या कहते हैं। जुल्म की इंतहा है यार, ये पाकिस्तान को अगर ऐसे ही मारना था गरीब आवाम को तो वैसे जहर दे के मार देते। चीनी देखना किधर पहुंच गए थे। वो 2 कप गरीब आदमी चाय पीता था, हम लोग खुद मतलब चाय पीते थे, वो हमने छोड़ दी हुई है। साहब ने बताया, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उन्होंने कहा है कि महंगाई ज़रूर है लेकिन इतनी भी नहीं है। तो काकड़ साहब से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरी तरह दिन को टैक्सी चलाएं, ठीक है, और फिर 190 रुपये की चीनी खरीद कर पिएँ, ठीक है, हक हलाल के पैसों की। फिर आपको पता चलेगा कि महंगाई है, इतनी है या थोड़ी है या बहुत ज़्यादा है। एक आदमी 1000 रुपये की दिहाड़ लगाता है, वो बेचारा शाम को बच्चों को क्या देगा, खुद क्या खाएगा, किराया कहाँ से देगा। 160 रुपये किलो आटा है, अब आठ चीनी 200 रुपये, कहीं 190 रुपये, कहीं 180 रुपये। मेरी 800 रुपये दिहाड़ी है, ठीक है ना, किराए का घर है, मैं कैसे पूरा करता हूँ ये मेरा रब जानता और मैं जानता हूँ। हम तो जिन हुक्मरानों को वोट दे रहे हैं, जिनको हमने सीटों पे बिठाया है, वो हमारे लिए कितने कारआमद हैं। हमें तो ये सवाल है अपनी हुकूमत से। हुकूमत दावे करती रही है ना, वो सारे एक्सपोर्ट बाहर के जा रही है, जिस वजह से हमें यहाँ पे मुहैया नहीं। तो ये अवाम की राय है। इरफान इकबाल साहब, आपने सुना होगा अभी गुपलानी साहब भी कह रहे हैं कि FPCCI का लाएअमल इस बारे में क्या होगा, क्योंकि ये तो एक गैर मुय्यना मुद्दत की स्ट्राइक की बात कर रहे हैं मुमकिन तौर पे। मैं समझता हूँ कि हमें सोल्यूशन और रिजॉल्व करना है अपनी प्रॉब्लम्स को, और उससे भी हमें जाना चाहिए। स्ट्राइक्स ये आखिरी चीज है। मुझे बिल्कुल पता है, मैं लोगों के जज्बात समझता हूँ कि इस वक्त जो बिजली के बिल्स जो आ गए हैं और जो उन्होंने प्राइस कर दिए, उसने कमर तोड़ के रख दी है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन हमने इस चीज का हल तलाश करना है। अगर हम स्ट्राइकों में जाएंगे तो ये बजाय इसके कि हमें फायदा दें, हमें नुकसान देंगी। लेकिन मैं अपने जितने भी रिटेलर भाई हैं, मैं उनके साथ हूँ, उनके साथ बिल्कुल उनकी मैं परेशानी भी समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद रिटेल में रहा हूँ और मुझे पता है कि रिटेल में किस तरह से होता है। आजकल जो हालात है, जिस सिचुएशन में है, ये बहुत गंभीर है इनके लिए। लेकिन गवर्नमेंट जो है ना, अगर अपने जिस तरह से जनरल साहब ने अब रात को ब्रीफिंग दी है और जिस तरह से उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि कुछ चीजों में तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा जी कि हम टास्क फोर्स बना रहे हैं, हम ये सोशल मीडिया के ऊपर एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, हम मनी एक्सचेंज के ऊपर एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, और हम एक स्मगलिंग के ऊपर टास्क फोर्स बना रहे हैं, और FBR की भी एक टास्क फोर्स बना रहे हैं। अब देखिए, चीजें बेहतर जानी चाहिए। अब टास्क फोर्स जो है ना, यहाँ पे करते क्या है मैं आपको बताऊं। स्मगलिंग जो है ना, वो होती है बॉर्डर से। अब ये टास्क फोर्स बनती है और ये जाके दुकानों पे या मुख्तलिफ उन्होंने शुरू कर देने हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। जिस बॉर्डर से सामान रिलीज होके आ रहा है और सुलेमानी टोपी पहन के वहां से तो चलता है, क्या नाम है, कोयटा से चलता है और लाहौर तक पहुंच जाता है, उसको तो कोई नजर नहीं आता, कोई पकड़ने वाला रास्ते में पकड़ता नहीं है। लेकिन जब दुकानों में माल पहुंचेगा तो सब पहुंच जाएंगे वहां। तो ये मैं बताऊं, ये तरीका ही गलत है। ये जो सोर्स है जहां से ये बीमारी फैल रही है, इसको वहां से जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। आपका जो डॉलर है, ये सारा स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहा है। ये क्यों जा रहे हैं? अच्छा इरफान साहब, ये बताएं, ये जो टास्क फोर्स मुख्तलिफ चीजों पे आप कह रहे हैं कि बनाने का उन्होंने आपको यकीन दहानी कराई है, तो ये टास्क फोर्स रोकेगी इन चीजों को, उस पर स्टडी करके रिपोर्ट बनाएगी? क्योंकि रिपोर्टें तो हमने बहुत देखी है, इंक्वायरी कमीशन शुगर के ऊपर, व्हीट के ऊपर, तो पावर सेक्टर के ऊपर, तो हर चीज पे रिपोर्ट बन जाती है। फिर वो रिपोर्टें आके आपको भी पता है कि वो कहाँ जाती हैं, फाइलें इधर उधर, फिर कुछ भी नहीं होता। तो क्या करेगी ये टास्क फोर्स? ये रिपोर्ट बनाएगी, ये एक्शन करेगी, क्या होगा ये टास्क फोर्स, क्या है? देखिए, मैं बताऊं आपको, एक्चुअली हमारे यहाँ होता क्या है कि कानून तो बनता है, कानून की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अगर ये कानून सही तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और उसके ऊपर काम किया जाए तो चीजें ठीक हो सकती हैं। देखिए, गुड गवर्नेंस, जो बिल्कुल सही बात की उन्होंने फौरन शहजाद साहब ने, कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम गुड गवर्नेंस है। और आप किसी चीज में भी देख लें, हम वहां पे लैक करते हैं, जिसकी वजह से हम आज इन हालात में पहुंचे हैं। और नंबर 2 बात कि वहां पे ब्यूरोक्रेसी की भी बात हुई कि उन्होंने कहा जी कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा कि जी हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्या करें, हमें तो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो कभी चैन लेने नहीं देती और हमारा वहाँ पे काम करने को दिल नहीं करता। तो जो SIFC जो बनी है, इसका मेन मकसद ये है कि ये चीजें जो ना, इसको चैलेंज ना किया जा सके और मुख्तलिफ महकमे और मुख्तलिफ कोर्ट्स इसको
तंग ना करें, जिसकी वजह से जो भी इन्वेस्टर आए उस इन्वेस्टर को आपको चीजें जो है ना प्रॉपर मिलनी चाहिए और अपना सामान सारा जो है ना आपको उसके मुताबिक चले। तो ये एक अच्छा अमल है, जो अच्छा अमल है मैं उसके साथ हूँ, लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करते तो फिर जो पाकिस्तान से हाल 74 सालों में यही हालात हमें आगे भी नजर आते हैं। दो चीजें जो ना बड़ी अच्छी हो गई। नहीं, लेकिन आपने मैं जो अभी कह रहा हूँ, क्योंकि इनका तो इजलास बुध को है और हड़ताल यानी अगर होनी है, या जो ताजिर बरादरी है, जो भी आम आदमी है, उसका जो एहतजाज है वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में है। ये टास्क फोर्स और ये तमाम चीजें ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म है इरफान साहब, तो फौरी तौर पर क्या आप हम किस तरह इस दर्द का मदावा या क्या दवा दे सकते हैं फौरी तौर पर आवाम के लिए? जी, और हमने उनसे ये कहा है कि जी 300 अपना जो है क्या नाम है यूनिट तक जो बिल है जी, उसको तो फौरी तौर पे आप उसको उसमें रिलीफ दें। और नंबर 2 बात ये है कि जो आपने इनकम टैक्स और जो आपने सेल टैक्स इसके ऊपर लगाया, इसको कुछ अर्सा के लिए इसको वापस ले लें, ताकि और फिर जो आपका जो सबसे बड़ा मसला है कि आपने जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए हुए हैं, अब आप देखें कि अगर बिल सपोज आता है 3,95,000 का, तो उसका एग्जैक्ट जो आपके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो भी को 3,88,000 के करीब बनते हैं। तो भाई मुझे बताएं कैसे काम चलेगा? इन टैक्सेस को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि फौरी रिलीफ मिले, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा। और हम फेडरेशन की तरफ से 100% अपने ताजे भाइयों के साथ हैं और हम इंशाअल्लाह उनसे वादा करते हैं कि उनको इस मामले में रिलीफ लेके देंगे। अच्छा, और डॉक्टर साहब आप उम्मीद रखते हैं और आपके नज़दीक इमीडिएटली क्या होना चाहिए कि आप लोग स्ट्राइक ना करें? क्या सीधी सी बात है, इस वक्त तो आपके पास बिलों के अंदर जो एक ही ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास, जो टैक्सेस, उसको आप नीचे लाएं। आईपीपीएस का आप ऑडिट करने जा रहे हैं, आईपीपीएस को आप बाउंड करेंगे। जो आप आईपीपीएस जो इतनी महंगी बिजली प्रोडक्शन कर रही है उसको वो नीचे लाए। 80 से 90 कंपनीज हैं आपके पास आईपीपीएस, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, स्टेट उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आवाम को कैसे कंट्रोल करेगा? इस वक्त तो आपको बिजली के बिल सबसे मेन चीज़ है। इसके बाद आपकी जो है अजनास की जो कीमतें हैं वो बहुत आसमान तक चली गई हैं। 160 रुपये किलो आटा गरीब आदमी कहाँ से खा सकता है? 400 रुपये किलो चावल हो गया आपके पास। आप किस तरीके से गरीब आदमी सर्वाइव करे? ठीक है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई ऐसा इंतजाम कर देंगे। ये 300 रुपये लीटर पेट्रोल है, लोग अपनी बाइक छोड़ के कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी सस्ती हो कि उनका आना जाना तो हो सके, क्योंकि ये बहुत से ऐसे इकदाम है जो फौरी तौर पर करने पड़ेंगे। आवाम के अंदर एक लावा भरा हुआ है इस वक्त। हमने एक और तजवीज़ दी थी वज़ीर आज़म साहब को कि इस वक्त सोलर पैनल के 500 कंटेनर कमर्शियल इंपोर्टर्स के पोर्ट पे रोके हुए हैं, बैंक क्लियर करने को तैयार नहीं है। आज भी मेरी बात हुई है कमर्शियल बैंक से, 2 दिन पहले मेरी डॉक्टर इनायत साहब से बात हुई डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक से, लेकिन कहीं से कोई रिलीफ देने को ये लोग तैयार ही नहीं है। भाई आप कम से कम सोलर पैनल्स के जो है वो कमर्शियल इंपोर्टर्स को अलाउ करें कि वो फ़ौरन मार्केट में लेके आएँ, और साथ साथ आप बैंक को बोलें जो इनकम टैक्स और सेल टैक्स में जो रजिस्टर्ड हैं उनको आप बिलासुदी कर देते। भाई कम से कम अगर 30% 20% लोग भी सोलर पैनल पे चले जाते तो आपको बिजली का लोड तो कम हो जाएगा। जो अफोर्ड कर सकता है उसको उधर डालें, 300 यूनिट से कम वालों को आप रिलीफ दें, तो जाके मामला संभलेगा। अगर आप संभालना चाहें, अगर आपकी विल ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं? ये तो तजावीज़ आपने भी दी हैं, तजावीज़ FPCCI और चेम्बर्स ने भी दी हैं, आर्मी चीफ को वज़ीर साहब की मुलाकात भी हुई, तो ये अब सिलसिला जारी है। अब देखते हैं किसी हल की तरफ हम जाते हैं। टाइम नहीं है, ये लंबा नहीं खींच सकेंगे। इस वक्त आवाम जो है वो इश्तियाल में। वो ठीक है। बहुत शुक्रिया गुलानी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। खुर्रम शहजाद साहब, आफ्टर दिस ब्रेक हम समराइज करेंगे, वाइंड अप करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम तरीन जो मालूमात ख़ास तौर पे चेंबर ऑफ कॉमर्स यानी FPCCI जो है उनकी मुलाकात आर्मी चीफ के साथ, उस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, क्या मुशावरत हुई, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए क्या माशी प्लान या तजावीज़ ज़ेर गौर आई, इन पर डिटेल में गुफ्तगू हुई। और साथ साथ जो ताजिर एक्शन कमेटी है उनका एहतजाजी लाहेअमल मुस्तक़बिल के हवाले से क्या है, ये सारा डिटेल में सवाल और जवाब हुए। फॉर योर फीडबैक राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।